नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे, तो अब तक हमने 1250 प्रश्नों के ऊपर हमने मॉक टेस्ट लगा लिया था। अगर आपने नहीं लगाया है तो लगा सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो आज हम 251 से 300 यानी आज भी 50 प्रश्न के ऊपर मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, सिद्धों की वाणी, बोध गान और दोहा के संग्रहकर्ता कौन है? ये 4 विकल्प दे रखे हैं। आप विकल्प को देख के इसका सही उत्तर छांट के बताइए। मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगी। तो उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। तो बोध गान और दोहा के संग्रहकर्ता हैं हरप्रसाद शास्त्री। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, संप्रेषण का सिद्धांत किसका है? संप्रेषण का सिद्धांत किसका है? तो ये 4 विकल्प में से सही उत्तर होगा, संप्रेषण का सिद्धांत आई ए रिचर्ड का है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद को अद्भुत और सुंदर का मिश्रण किसने कहा? अब ये प्रश्न थोड़ा हटके है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके सिलेबस में है ये। तो स्वच्छंदतावाद को अद्भुत और सुंदर का मिश्रण कहा है। ये 4 विकल्प में से पेटर ने। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने स्वच्छंदतावाद को यथार्थवाद का विरोधी माना है? अब इस प्रश्न का भी उत्तर बताइए। ये सारे प्रश्न मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF शेयर करती हूँ बुक्स के, उन बुक्स में से मैंने इन प्रश्नों को बनाया है। तो महत्वपूर्ण लगे मेरे को, तो मैंने ले लिया यहाँ पे। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किस आलोचक ने स्वच्छंदतावाद को यथार्थवाद का विरोधी माना है? तो ये माना है एबर कोरोम्बे ने। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन स्वच्छंदतावादी समीक्षक नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, कौन नहीं है? तो वो है स्वच्छंदतावादी समीक्षक नहीं है, तो वो है एलन टेट। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैक टू नेचर का नारा किसने लगाया? बैक टू नेचर नारा किसने लगाया था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो ये लगाया स्वच्छंदतावाद ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? अभिव्यंजनावाद बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, पता ही होगा सबको, क्रोचे। विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, त्रासदी का सर्वांगीण विवेचन किसने किया? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, किसने किया त्रासदी का विवेचन? तो ये किया अरस्तु ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सौंदर्य प्रेम और सौंदर्य जिज्ञासा। विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न प्रभा खेतान की एकमात्र आत्मकथा कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, प्रभा खेतान की एकमात्र आत्मकथा कौन सी है? तो वो है अन्य से अन्याय तक। और ये कब की है? तो ये है 2007 की। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीनों ऊपर दिए हुए जो तीनों हैं विकल्प में, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बूंद बावड़ी, तो ये किसकी है? पद्मा सचदेव की है, जो 1999 की है। इसी तरह कस्तूरी कुंडल बसे, तो ये किसकी है?
ये मैत्री पुष्पा की है जो 2002 की है। हादसे ये 2005 की है जो रमणीक गुप्ता की है। तो ये चारों आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? ये PYQ का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर पता ही होगा आप सभी को। तो इस प्रश्न का उत्तर है विद्यापति का ये काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न, दुख सबको मांझता है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। दुख सबको मांझता है ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है आगे की। अगला प्रश्न, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ हो जाए जी हल्का, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भवानी प्रसाद मिश्र की, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक बरस में एक बार ही जलती होली की ज्वाला, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है 4 विकल्प में से बच्चन की, विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक तीक्ष्ण अपंग सा कविता उत्पन्न हो जाती है, एक चुंबन में प्राण भलीभूत हो जाता है, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है आगे की, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर आज मैंने पंक्तियों से प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न है, अविश्वास मत करना, प्रत्येक पगडंडी से मनुष्य गंध आती है, ये पंक्ति किसकी है? अविश्वास मत करना, प्रत्येक पगडंडी से मनुष्य गंध आती है, ये पंक्ति है नरेश मेहता की, विकल्प A इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मेरी कुंठा रेशम की कीड़े सी ताने बुनती, ये पंक्ति किसकी है? मेरी कुंठा रेशम के कीड़े से ताने बुनती, तो ये पंक्ति है, मैंने पंक्तियों के ऊपर अब तक 13 से 14 वीडियो लेक्चर बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, जिसमें PYQ में पूछे गए सारे पंक्तियों को एक जगह संग्रहित किया है। रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, काव्य पंक्तियों से, इन सब के ऊपर जो पंक्तियाँ पूछी गई हैं उनके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो गंगा प्रसाद विमल, विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आत्माएं राजनीतिकों के बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ये किसकी पंक्ति है? आत्माएं राजनीतिकों के बिल्लियों की तरह मरी पड़ी हैं, तो ये पंक्ति है श्रीकांत वर्मा की, विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तात्पर्य बस इतना कि एक सील की तरह गिरी है स्वतंत्रता और पिचक गया पूरा देश, किस कवि की है ये बताना है आपने विकल्प देख के। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है तात्पर्य बस इतना कि एक सील की तरह गिरी है स्वतंत्रता और पिचक गया पूरा देश, तो ये पंक्ति है कैलाश वाजपेयी की, विकल्प A इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कल उगूंगा मैं, आज तो कुछ भी नहीं हूँ, एक नन्हा बीज मैं अज्ञात नवयुग का, सचमुच विश्व होना चाहता हूँ, ये काव्य पंक्ति किसकी है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ये काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो ये काव्य पंक्ति है
केदारनाथ सिंह की। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पंत जी की किस रचना में प्रगतिशील विचार हैं? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। पंत जी की किस रचना में प्रगतिशील विचार हैं? तो ये है युगवाणी में। विकल्प चारों में जो रचनाएं दी गई हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो पंत जी की रचनाओं के सन भी आपको पता होने चाहिए, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इनको अनुक्रम में। तो युगांत कब की है? इसका प्रकाशन सन है 1936। गुंजन 1932 की है। ग्राम्य 1940 की है और युगवाणी 1939 की है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है? ये 4 विकल्प हैं, देख के इसका सही उत्तर बताइए। प्रगतिवाद आंदोलन का प्रथम चरण कब से कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1936 से 1942 तक इसका प्रथम चरण माना जाता है प्रगतिवाद आंदोलन का। अगला प्रश्न है, इनमें से मार्क्सवादी समीक्षक कौन नहीं है? ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प में से देख के छांट के उत्तर बताइए। मार्क्सवादी समीक्षक कौन नहीं है? तो वो हैं राम कुमार वर्मा मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, युग की गंगा काव्य संग्रह किसका है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। युग की गंगा काव्य संग्रह किसकी है? तो युग की गंगा काव्य संग्रह है केदारनाथ अग्रवाल की। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रगतिशील लेखक संघ का मंत्री कौन था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रगतिशील लेखक संघ का मंत्री कौन था? ना शोर कर रहे हैं बच्चे बाहर, गॉड। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रगतिशील लेखक संघ का मंत्री कौन था? तो ये है रामविलास शर्मा। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये 4 विकल्प में से किसको प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार केदारनाथ अग्रवाल को प्राप्त हुआ है। विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, अमीनाबाद कविता के रचनाकार कौन है? अमीनाबाद कविता के रचनाकार कौन है? अमीनाबाद कविता किसकी है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल की है। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निराला प्रगति और परंपरा किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निराला प्रगति और परंपरा किस लेखक की आलोचनात्मक कृति है? तो ये है रामविलास शर्मा की। विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आस्था और सौंदर्य किसका ग्रंथ है? तो रामविलास शर्मा की जितनी भी आलोचनात्मक कृतियाँ और निबंध हैं इनको आप ज़रूर याद करिएगा, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आस्था और सौंदर्य किसका ग्रंथ है? रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, सादगी, वेग और सहजता किस कवि की विशेषता है? सादगी, वेग और सहजता किस कवि की विशेषता है? तो ये है रामविलास शर्मा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, रूप तरंग किसका काव्य संकलन है? रूप तरंग किसका काव्य संकलन है? तो ये भी रामविलास शर्मा जी का है। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरी रस पिया जानिए जे कबहू न जाए खुमार, मेमता घूमत फिरे नाही तन को सार। इन काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? ये भी PYQ का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताइए। ये काव्य पंक्ति किस कवि की है?
उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। तो ये कबीरदास की है। अगला प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा की सर्वप्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? सर्वप्रथम बतानी है जो प्रकाशित कृति है। तो ये है रामविलास शर्मा की सर्वप्रथम कृति है आशा। विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केरल एक दृश्य कविता के रचनाकार कौन है? केरल एक दृश्य कविता के रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने संस्कृत के किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। शाहजहां ने संस्कृत के किस आचार्य को पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये किया था जगन्नाथ जी को। विकल्प 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता यह कथन किसका है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। यह कथन किसका है? तो ये कथन है भट्टोत का। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? श्रृंगार रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है माधुर्य। माधुर्य गुण प्रमुख होता है श्रृंगार रस प्रधान रचना में। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि संस्कृत के किस आचार्य को मिली थी? ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की उपाधि संस्कृत के किस आचार्य को मिली थी? तो ये मिली थी मम्मट को। विकल्प 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण सिद्धांत की व्याख्या में मधुमती भूमिका का उल्लेख किस विद्वान ने किया था? किस विद्वान ने किया था? साधारणीकरण सिद्धांत की व्याख्या में मधुमती भूमिका का उल्लेख किस विद्वान ने किया था? तो ये किया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, मिथक शब्द में मिथ शब्द किस भाषा का है? किस भाषा का है मिथ शब्द? तो ये है अंग्रेजी भाषा का। अगला प्रश्न है, इनमें से मिथ की रचना कौन सी है? मिथ की रचना कौन सी है? तो ये है अंधा युग मिथ की रचना, जिसमें ये भी आपको पता होना चाहिए चारों विकल्प में। कमायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की, जो 1935 की है। गीतिका 1936 की है, जो निराला की रचना है। पल्लव 1928 की है, ये पंत की है। इसी तरह अंधा युग धर्मवीर भारती की है, जो 1955 की है। चारों ही महत्वपूर्ण है, रिपीट होती हैं एग्ज़ाम में। अगला प्रश्न है, संशय की एक रात, ये मिथ की रचना किसकी है? उम्मीद है इस प्रश्न का उत्तर सभी को पता होगा। तो ये है नरेश मेहता की। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शब्द कहाँ का है? तो फैंटेसी शब्द है कहाँ का है ये? तो ये यूनानी का है। विकल्प 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस रचना में फैंटेसी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो फैंटेसी शब्द का प्रयोग इन चारों में से हुआ है एक भूतपूर्व विद्रोही की आत्मकथा में। ये चारों विकल्प में जो रचनाएं दी गई हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए किसकी है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की है। एक भूतपूर्व विद्रोही की आत्मकथा ये है मुक्तिबोध की। गीत फरोश ये किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो ये आपको पता होना चाहिए किसकी है ये। अगला प्रश्न है, जो वस्तु हमसे अलग है, दूर प्रतीत होती है, उनकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना कल्पना है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। अगला प्रश्न है, साहित्य में बिखरी कड़ियों को जोड़ने में किससे काम लिया जाता है?
इस प्रश्न का उत्तर बताइए। साहित्य में बिखरी कड़ियों को जोड़ने में किससे काम लिया जाता है? तो ये लिया जाता है कल्पना से जोड़ने का काम लिया जाता है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर होगा। आज के वीडियो लेक्चर में बहुत शोर हो रहा है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। गेहूं और गुलाब की रचना किस विधा की है? गेहूं और गुलाब है गेहूं और गुलाब किस विधा की पूछा है? तो ये एक रेखा चित्र है और ये भी पता होना चाहिए किसकी है। गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी की है जो 1950 की है। बहुत महत्वपूर्ण, एग्जाम में रिपीट होती है बार बार। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? तो ये हैं नासिरा शर्मा। दूसरा ताजमहल कब की है? तो ये 2002 की है। नासिरा शर्मा की काव्य संग्रह है दूसरा ताजमहल। अगला प्रश्न है, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं कहानी संग्रह किस विधा की है? किस कथा लेखिका का है? तो ये है चित्रा मिदगुल की। तो ये कब की है? 1992 की। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।